आइए दोस्तों देखते हैं 14 मई का करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि खरीफ फसलों के लिए एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो है कैबिनेट ने हाल ही में विपणन सीजन 2026-27 के लिए किस श्रेणी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को मंजूरी दी है? तो यह है खरीफ की फसलें। देखिए, सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर हर साल खरीफ और रबी सीजन से पहले एमएसपी घोषित करती है। ठीक है, हर साल खरीफ की फसल और रबी का जो फसल है उसके सीजन से पहले एमएसपी घोषित करती है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके, मतलब अच्छे मूल्यों पर किसान बेच सके। ठीक है, देखिए जैसे इसमें है, ये तो खरीफ की फसलों के लिए मंजूरी दी है, लेकिन देखिए ये जो है खरीफ की फसलें, एक कब बुआई होती है इसकी? ये जो बुआई होती है ये होती है जून से जुलाई के बीच में। ठीक है, ये बोई जाती है, बोई जाती है। ठीक है, और इसकी कटाई जो होती है, कटाई वो होता है अक्टूबर से नवंबर के आसपास। ठीक है, और इसमें जो फसल होता है वो होता है धान होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, सोयाबीन होता है। ठीक है, मूंगफली होता है, कपास होता है। ठीक है, ये सब जो फसलें होती है, धान, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये सब जो होती है ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, रबी की फसल देख लीजिए। रबी की फसल ये जो होता है, इसकी जो बुआई होती है ये होती है अक्टूबर से दिसंबर के आसपास होती है, और इसकी जो कटाई होती है, इसकी जो कटाई होती है वो होती है अप्रैल मई में। ठीक है, और इसमें जो होता है फसल, इसमें जो फसलें होती है गेहूँ, गेहूँ होती है, जौ होती है, चना होती है, सरसों होते हैं। ठीक है, ये सब रबी की फसल है जो अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और कटाई अप्रैल मई में होती है, और फसल में ये सब होती है। जायद की फसल एक होता है। ठीक है, तो जायद वाले में देखते हैं कि यह जो होता है रबी की फसल और खरीफ का जो फसल बुआई होता है उसके बीच में होता है। ठीक है, कि बीच के समय में, जैसे कि मार्च से जून तक का जो समय होता है उसमें उगाई जाती है। ठीक है, ये उगाई जाती है। ठीक है, इसमें होता है, इस सीज़न में हम लोग गर्मी के दिन में तरबूज खाते हैं, वाटरमेलन, खीरा, आजकल तो खीरा हाइब्रिड आता है, हमेशा मिल जाता है, ककड़ी। ठीक है, खीरा को महाराष्ट्र में ककड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ ककड़ी अलग होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है? ये जो था कि कैबिनेट ने हाल ही में विपणन सीजन 2026-27 के लिए किस श्रेणी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंजूरी दी है? यह खरीफ की फसल। अच्छा, ये जो है सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, इसका फुल फॉर्म देख, सी से यहाँ लिख देते हैं, कमीशन ऑफ, ए से एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत नेट कार्यक्रम ABP होता है, ए से होता है एमेंडेड, भारत नेट, बी से भारत नेट और पी से प्रोग्राम। ठीक है, तो ABP का फुल फॉर्म पता चल गया कि ए से एमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य में हाल ही में संशोधन किया गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश में संशोधन किया गया है। ठीक है, इस आंध्र प्रदेश में इस भारत नेट के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जो है कि कितने वित्तीय सहायता की मंजूरी मिली है? तो ये मिला है 2432 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी मिली है। ठीक है, देखिए
इस परियोजना का जो लक्ष्य है, आंध्र प्रदेश की जो टोटल 13,426 ग्राम पंचायत है, इन पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। ठीक है, पंचायतों और वहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है में हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। ठीक है, देखिए भारत दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का दौरा किया है। यह है सतीश चंद्र दुबे। ठीक है, तो देखिए कि ये सतीश चंद्र दुबे जो है केंद्रीय कोयला और एवं खान राज्य मंत्री भी है। ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है, ये जो कंपनी है, यह कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। ठीक है, इसकी सहायक कंपनी है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ये है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो वेस्ट बंगाल के WB के सांतोरिया में स्थित है। ठीक है, इसका HQ जो है वो वेस्ट बंगाल के संतोरिया में स्थित है। ठीक है, और यह जो है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, यह झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें कोयला खनन का कार्य करती है। ठीक है, इसमें जो पीयूष गोयल जी हैं वो क्या है, इनको कौन सा मंत्रालय है, तो इनका है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, पीयूष गोयल जो है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, ये प्रहलाद जोशी जो है ये है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, करणीय ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, तो प्रहलाद जोशी जो है, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, और अभी इस उप मंत्रालय में और इससे पहले ये कोयला एवं खान मंत्री यही थे। ठीक है, प्रहलाद जोशी। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी AI तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया AI ने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो यह है कार्या, एक संगठन है जो कि गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, तो अपना जो इंडिया AI इसने जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक मिशन है। ठीक है, इंडिया AI जो है यह जो मिशन है इंडिया AI एक मिशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये मिशन है AI, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है कार्य, उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य जो भारत की स्थानीय भाषाओं और विविध डेटाबेस का उपयोग करके AI को अधिक समावेशी और सुलभ बनाना है। मतलब यह जो है कि यह ऐसा बनाना चाहता है कि जैसे हर एक भाषा में AI को अधिक आसान बनाना है, ताकि कोई भी जो कम पढ़ा लिखा है वो भी अपने भाषा में बोल के उससे कुछ जानकारी ले सके। ठीक है, अपने रीजनल लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ दिल्ली में बैठक की है। तो भगवंत सिंह मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री है। ठीक ना, तो कृषि सुधारों, पराली जलाने और MSP जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय के लिए ऐसी बैठकें महत्वपूर्ण होती है। पराली जानते हैं, जो धान का फसल हो जाता है तो कटने के बाद जो धान का जो पुआल बचता है, जो धान का जो बाल होता है, धान जहाँ फलता है उसके नीचे का जो भाग होता है उसी को पराली बोलते हैं, और इसको लोग जला देते हैं खेतों में ही। तो उससे जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, जैसे दिल्ली के पास पड़ता है पंजाब हरियाणा, तो वहाँ पे लोग जलाते हैं तो उससे जो धुआं उठता है उससे स्मॉग बनता है, जो दिल्ली में बहुत ही सांस लेने में दिक्कत होती है। वहाँ का एयर क्वालिटी होता है बहुत ख़राब हो जाता है, जो हमेशा हम लोग न्यूज़ में देखते हैं। तो वही है, पराली जलाने के कारण ही होता है। तो उसी पे और MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय के लिए ऐसी बैठकें महत्वपूर्ण होती है। तो इसके लिए बैठक हुआ है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने किस देश की समकक्ष मंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा की है। देखिए यह है श्रीलंका की
समकक्ष मंत्री जो है उनके साथ द्विपक्षीय चर्चा हुई है। देखिए, महिला सशक्तिकरण और पोषण जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा आयोजित की गई। अब देखिए, ये जो समकक्ष मंत्री जो थी श्रीलंका की, वो कौन थी? ये थी वहाँ की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री ही थी, समकक्ष मतलब सेम पोस्ट पे वहाँ भी थी, वो भी मंत्री थी। इनका नाम है सरोजा सावित्री पॉल राज। ठीक है, सरोजा सावित्री पॉल राज के साथ द्विपक्षीय चर्चा हुई है। ये कब हुई है? तो 13 मई 2026 को हुई है। ठीक है, देखिए इसमें जो है कि विषय तो क्या हो सकता है, आपको ही बताया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है, तो महिला एवं बाल विकास पर ही चर्चा हुआ होगा ना। इसमें महिला सशक्तिकरण और पोषण जैसे क्षेत्रों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों को देश का महत्वपूर्ण संसाधन बताते हुए किस क्षेत्र में सुधारों की बात कही है? तो पेंशन भोगियों के लिए तो पेंशन सुधार के क्षेत्र में ही होगा, है ना, पेंशन सुधार के क्षेत्र में होगा। ठीक है, देखिए पेंशन भोगियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जैसी पहले शुरू की गई है। ठीक है, अब देखिए ये जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है यह क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है कि बैंक में आप शारीरिक रूप से उपस्थित होने की होना पड़ता था पहले, जैसे आपको जाके वहाँ पे वो करना पड़ता था सब कुछ, तो वो सब कुछ नहीं करना है। जो भी KYC हो, बायोमेट्रिक हो, कुछ भी वो सब कुछ नहीं, वो अब घर बैठे ही बायोमेट्रिक या फिर फेस ऑथेंटिकेशन होता है, चेहरा पहचानने की प्रणाली, जो कि आप वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, या फिर कोई अपना बगल का साइबर कैफे वाला है वो भी आपको आके घर पे कर सकता है। ठीक है, तो ये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। कभी कभी होता है कि कोई पेंशन भोगी है जो कि बहुत बीमार है, बेड पे पड़े हैं, वो बैंक जा नहीं सकते, तो पहले ये सब चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत होती थी, उनको लेके जाया जाता था व्हीलचेयर पे या फिर जैसे भी। तो इसके लिए अब क्या है कि आप घर से खुद से ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का वो कर सकते हैं। ठीक है, जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की खोई हुई संस्कृति विरासत की वापसी को एक उत्सव किसने बताया है? तो ये बताएं केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। यह था कि भारत सरकार विदेशों से तस्करी की गई प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों को वापस लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। मतलब अपना जो इंडिया का जो भारत सरकार विदेशों से जो तस्करी की गई प्राचीन मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, उसको फिर से अपने देश में वापस ला रही है। और भारत की, इसीलिए बोले हैं कि भारत की खोई हुई संस्कृति विरासत की वापसी, इसको एक उत्सव गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा राज्य मंत्री द्वारा हाल ही में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया जो साइबर सुरक्षा या रक्षा तकनीक से संबंधित है? तो ये हुआ है टेकिंग कलम और कवच 3.0। देखिए कवच पहल का उद्देश्य, ये जो है टेकिंग कलम और कवच 3.0, तो इसमें जो कवच पहल का उद्देश्य देश की सुरक्षा प्रणाली और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से मजबूत करना है। देखिए टेकिंग कलम और कवच एक रक्षा नवाचार और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस रक्षा क्षेत्र के स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो है टेकिंग कलम और कवच 3.0, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि देश की रक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक तकनीक जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस करना है। ठीक है, देखिए साइबर सुरक्षा है ना, साइबर सुरक्षा या रक्षा तकनीक से संबंधित है। तो कवच नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह कुछ सुरक्षा तंत्र है। ठीक है, जैसे साइबर हमला होता था, चाहे बाहरी कोई खतरा होता था, उससे बचाने के लिए ये सब शुरुआत किया गया है। ठीक है, और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उपकरण और सुरक्षा सॉफ्टवेयर मामले में भारत की विदेशी निर्भरता को कम करने का प्रयास किया है। हम लोग विदेशों पर जो निर्भर रहते थे उसको कम करके अपना ये बनाया गया है। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निवेशकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए IEPFA ने किसके साथ समझौता किया है? देखिए यहाँ पर जो IEPFA है इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि आई से होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, देखिए तो निवेशकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए IEPFA ने किसके साथ समझौता किया है? वो है प्रसार भारती। ठीक है, देखिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने और निवेश के प्रति शिक्षित करने का काम करती है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आम लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें सुरक्षित निवेश के तरीकों के प्रति प्रशिक्षित करके जागरूक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो यह है केंद्र प्रायोजित योजना।
देखिए, न्यायपालिका में ई कोर्ट मिशन और बेहतर कोर्ट रूम सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किनके लिए विशेष प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो नवनियुक्त शिक्षक नहीं, नवनियुक्त वैज्ञानिकों के लिए। ठीक है, नए वैज्ञानिकों को अनुसंधान की संस्कृति और सरकारी नीतियों से परिचित कराने के लिए ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं। ये किए गए हैं थूथुकुडी, तमिलनाडु। ठीक है, ग्रीनफील्ड परियोजना का मतलब है कि इसे बिल्कुल नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। यह शिपिंग लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, थूथुकुडी, तमिलनाडु में है। ठीक, देखिए यह समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर हुआ है यह 20 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, देखिए यह समझौता HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग पहला तो यह है। दूसरा है नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क। तीसरा है तमिलनाडु लिमिटेड और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच हुआ है। ठीक है, यह जो समझौता हुआ है, ऐतिहासिक समझौता HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग और नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क, और तीसरा है तमिलनाडु लिमिटेड और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन तीनों के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, इसमें जो क्षमता है इसका, जो इस मेगा शिपयार्ड की जो अनुमानित वार्षिक क्षमता है 25 लाख ग्रॉस टन होगी। ठीक है, इसमें देखिए इस परियोजना में सुचारू रूप से चलने पर लगभग 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। ठीक है, रोजगार सृजित होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चिली गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना ने भारत के किस विषय पर चर्चा की है। ये किए हैं आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग पे। ठीक है, चिली दक्षिण अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, विशेषकर लिथियम और तांबे के व्यापार के लिए यह जाना जाता है। चिली जो है दक्षिण अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, एक बिजनेस पार्टनर है जो कि लिथियम और तांबे के व्यापार के लिए व्यापारिक भागीदार। भारत चिली से क्या आयात करता है, लिथियम, तांबा, कृषि उत्पाद आयात करता है। ठीक है, भारत चिली से मुख्य रूप से लिथियम, तांबा, कृषि उत्पाद आयात करता है। और भारत वहाँ क्या निर्यात करता है, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग का जो भी सामान है उसका निर्यात करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट है आज का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को किस दिशा में अहम बताया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सहकारिता की मजबूती के दिशा में इसको अहम बताए हैं। गृह मंत्री के रूप में वे सुरक्षा और नवगठित सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से सहकार में समृद्धि के विजन पर जोर देते हैं। देखिए अमित शाह जो है एक गृह मंत्री तो है ही, अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं आज का। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो डेली देखिए, अच्छे से देखिए, और जो भी आज का इंपॉर्टेंट घटना है आप गूगल कीजिए, कहीं से भी ढूंढिए। यही है मेन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है 15 क्वेश्चन में से 15 का 15 नहीं पूछा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट हो कुछ नहीं भी हो, लेकिन ये 15 जो क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम ये डाले हैं और बहुत मेहनत लगता है ये क्वेश्चन बनाने में।
आप लोग भी कभी एक बार रिसर्च करके देखिए, सर्च कीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा क्या क्या है, और सर्च कीजिएगा तो और अच्छा है, आपको आज क्या याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।